आपने ये तो सुना होगा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के जुल्म से तंग आकर हिंदू पलायन के लिए मजबूर हैं। अब ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में मियां भाई के जुल्मों से तंग आकर हिंदू घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारत में ऐसा हो सकता है, वो भी उत्तर प्रदेश में? लेकिन ऐसा हुआ है। जी हां, आगरा में एक कट्टरपंथी ऐसा तांडव मचा दिया है उसने कि 40 हिंदू परिवारों ने डर के मारे अपने घर पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं, अपना घर बार छोड़ने का मन बना लिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। एक मुसलमान है, ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है, चाहे किसी का कहीं भी लगे। दमबाजी, मारपीट, गाली गलौज वगैरह करते हैं। हम अनसेफ हैं यहाँ पर। जी। तो हम क्यों रहे? सब बेचेंगे, कोई नहीं रहेगा ऐसे दहशत भरे माहौल में। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? सीएम योगी जो कह रहे हैं ताज नगरी आगरा में उससे भी खतरनाक हुआ है। एक मुस्लिम शख्स ने कमला नगर इलाके के हिंदू परिवारों का जीना हराम कर दिया है। इस कदर हराम कर दिया है कि उन्हें यहाँ एक एक दिन गुजारना भारी लगने लगा है। उन्होंने अपने घर छोड़कर जाने का मन बना लिया है। घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। ये 50 से ज्यादा कोठियां हैं, ये मकान है और ये सब मकान बेचना है। ये देखिए पोस्टर लगा के इन्होंने रखा है। चाहे सोनल हो चाहे वैशाली हो। आपका क्या नाम है? ज्योति अग्रवाल जी हैं। और इन सबका कहना है कि जीना दुश्वार हो गया है और वो किसी के भी घर में घुस जाते ही। दीवार पर पोस्टर है, खिड़कियों पर पोस्टर है, दरवाजों पर पोस्टर है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 40 घर हैं जहां इसी तरह से मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगे हुए हैं। इन घरों में डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, कारोबारी रहते हैं जो अपने सपनों का घर अब छोड़ देना चाहते हैं। इसकी वजह है एक दबंग मुस्लिम युवक जो इसी इलाके में किराए के एक घर में रहता है। नाम है सनी। छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज करना, मारपीट करना, किसी के भी घर में घुस जाना, तोड़फोड़ करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, हिंदू परिवारों के घरों के आसपास मांस और हड्डी के टुकड़े फेंक देना, ये सब सनी के लिए आम बात हो चुकी है। और सनी की इसी गुंडागर्दी से परेशान कमला नगर इलाके के हिंदू अब अपना घर बेचकर यहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं। एक पंडित जी पीछे रहते हैं कॉलोनी में, उनकी लेडीज की उंगली दबा दी, उनके घर में पत्थरबाजी की गई, डंडे से पथराव किया गया। गालियां तो वो उस लेवल की देते हैं कि आपको कान बंद करने पड़ेंगे कि ये क्या इंसान है। अब वो मांस के टुकड़े लेके आते हैं, हमारे घरों पे फेंक जाते हैं। कॉलोनी में ईंट पत्थर फेंकने लगे थे। तो जब कॉलोनी में जब पहली बार उन्होंने हमला किया तो हम बचाने के लिए आपसदारी के लोगों के लिए हम बीच में आए। तो बीच में आए तो हमारे पिताजी का मारा उन्होंने, वो 65 साल के आदमी है, उनके डंडा मारा। घरों पर पोस्टर लगाने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की और घरों पर लगे पोस्टरों को हटवा दिया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी कुछ नहीं हुआ है, पुलिस ने यही कह के वापस छूट के फिर वापस आके चले जाते हैं जेल, फिर वापस आ जाते हैं, फिर यही दोबारा हरकत यही चालू हो जाती है। और वो जेल में थे और फिर भी बोला कि अब मैं निकलूंगा ना तो मैं और परेशान करूंगा, उन्होंने ये भी बोला है। मैंने पुलिस थाने में गई थी तो वहाँ पे मैंने ऑफिसर से कहा था तो सर का कहना ये था कि देखो वो शराबी आदमी है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने ये भी कहा था कि आप ये बोल रहे हो कि शराब के नशे में वो कुछ भी कर सकता है, तो इससे तो कल को वो मेरा रेप भी कर सकता है और आप यही कहोगे कि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि सनी अपने परिवार के साथ यहाँ एक मुस्लिम महिला के घर में किराए पर रहता है। उसकी दबंगई का आलम यह है कि उसने 10-15 दिनों के लिए कमरा लिया था, लेकिन 10 साल बाद भी मकान खाली नहीं किया। और जब मकान खाली करने के लिए कहा जाता है तो वो मकान मालिक से ही मारपीट करने लगता है। सितारा बेगम, आपने किराए पे ऐसे आदमी को दिया क्यों है जो बवाल काट रहा है, इतना बदतमीजी कर रहा है? नहीं, 2-3 दिन की नहीं आया था, फिर गए ही नहीं गए। मैंने कही किराए का मकान मिल जाएगा। तो 2-3 दिन के लिए आया और 10 साल रह गया। हाँ, जाता ही नहीं। जब भी कहते जब भी मार छेड़ गाली गुप्ता। कमला नगर के लोगों का कहना है कि उन्हें सुरक्षा का भरोसा और समस्या का स्थायी समाधान चाहिए। इलाके में नारेबाजी हो रही है। योगी जी इंसाफ दिलाओ के नारों से इलाका गूंज रहा है। योगी जी, योगी
सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कानून से खिलवाड़ यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता। कमलानगर में रहने वाले सनी को सीएम योगी का ये मैसेज जरूर सुन लेना चाहिए। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है, और अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। सीएम योगी की यही बात शायद सनी ने सुनी नहीं है। सुनी होती तो वो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी नहीं करता। अब ऐसा किया है तो उसे भुगतना तो होगा। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में लव जिहाद करने वाले कट्टरपंथियों के कितने चेहरे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले केजीएमयू का डॉक्टर रमीज, उससे पहले छांगुर और अब बस्ती से अफजलुर की गिरफ्तारी हुई है। ओवैसी की पार्टी लव जिहाद कोई चीज नहीं होती है, इसका ककहरा बहुत पड़ती है। लेकिन बस्ती का रहने वाला ये अफजलुल ओवैसी की पार्टी का ही नेता है, और अब ओवैसी ने चुप्पी साध ली है। हिंदू बेटियों का जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश करने वाले अफजलुल के टारगेट पर थी 300 हिंदू बेटियां। ये जो है इसका नाम अफजलुल है, जो हिंदू बन के बाकी कुछ लड़कियों को फंसाता है। ये वो पब्लिक लॉज है जहां पर वो लड़की को जो पीड़िता है उसको लेकर आया करता था। कतई जो है उसकी प्रवृत्ति अपराध की है। 350+ लड़कियां हैं जो इससे गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुकी हैं। 1, 2, 3 या 4 नहीं, 300 हिंदू बेटियों का जबरन धर्मांतरण का खतरनाक मंसूबा पाल रहा था अफजलुल। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ इसने रेप करा है। बहेलिया की तरह हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फांसने, चिकनी चुपड़ी बातों से उनका भरोसा जीतने, उनके साथ संबंध बनाने, उसे रिकॉर्ड करने और फिर ब्लैकमेल कर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालने के खेल में कई लड़कियां बर्बाद और तबाह हो गईं। मुख्य कारण यही है लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने का, कि लड़कियां आए और उनको फंसा के उनको इस्लाम धर्म कबूल कराएं, जो लड़कियां कर लेती हैं। हाथ में कलावा बांध खुद को हिंदू बताकर छल करने वाला अफजलुल धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाता था। हिंदू बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला अफजलुल उन्हें नेपाल तक भेजता था, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहा कि योगी का राज है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। सिर्फ एक कंप्लेन और ओवैसी की पार्टी AIMIM के इस नेता अफजलुल को यूपी पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से दबोच लिया। उसके ऊपर पुराने भी कई सारे मुकदमे हैं और वो इस समय कोई एक पॉलिटिकल रूप से भी वो कहीं किसी विंग से वो जुड़ा हुआ है, अभी हम लोग को ज्ञात हुआ। अफजलुल अपने पापों का घड़ा भरने के पहले क्या क्या करता था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये बाकी लड़कियों का जो है ये वीडियो बना के रख लेता था, न्यूड वीडियो, कि तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा या वायरल कर दूंगा। ये नेपाल हो गया, मुंबई हो गया, गोरखपुर, खलीलाबाद, आसपास के जितने भी जिले हैं सर, इधर इसका चलता है, रैकेट चलता है। अफजलुल यूपी के बस्ती जिले में बड़ी ठसक से रहता था। सड़कों पर बड़े काफिले लेकर निकलता था। आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रंगदारी, लूट अफजलुल का शौक बन चुका था। इस शौक का सबसे विभत्स रूप तब सामने आया जब उसने हिंदू बेटियों को टारगेट करना शुरू किया और इसके लिए एक खुफिया होटल को ठिकाना बनाया। 200 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण का जो आरोप है वो लड़की पीड़िता लगा रही है, और ये वो पब्लिक लॉज है जहां पर वो लड़की को जो पीड़िता है उसको लेकर आया करता था अक्सर। ग्राउंड जीरो पे जी न्यूज़ पहुंच चुका है और ये देखिए ये वो लॉज है जिसपे आरोप लगाया जा रहा था कि इसी लॉज में अक्सर जो आरोपी था वो पीड़िता को यहाँ लेकर आता था। अफजलुल की कलई तब खुली जब इस हिंदू लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसके खिलाफ शिकायत की।
जिसके बाद अफजरुल समेत 8 आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेल, ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR दर्ज हुई। अफजरुल शातिर अपराधी है, भेष बदलने में माहिर, लोकेशन बदलने में चालाक, लेकिन इसकी सारी की सारी उस्तादी का भूत योगी फोर्स ने निकाल दी। आज बस्ती का अफजरुल पकड़ा गया। कल KJMU के डॉक्टर रमीज मलिक और डॉक्टर अदील पकड़े गए थे। उसके पहले बलरामपुर का छांगुर पकड़ा गया था। कन्वर्जन गैंग के ऐसे कई खूंखार चेहरे आपके आसपास भी सक्रिय हो सकते हैं, जिनके गिद्ध दृष्टि हिंदू बेटियों पर है। अफजरुल उर्फ प्रिंस की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस 2 सवालों के जवाब तलाश रही है। इस धर्मांतरण सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या बस्ती को लव जिहाद की बस्ती बनाने का प्लान था? अफजरुल, रमीज, अदील ये वो चेहरे हैं जो देश और समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। हिंदू संगठन अब अफजरुल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए। इसके घर पे बुलडोजर चले। 13 नंबर रूम नंबर है और इसी कमरे में कहा जा रहा है, जो पीड़िता है वो आरोप लगा रही थी कि यहाँ अक्सर जो आरोपी है वो इसको इस कमरे में लेकर आता था। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बस्ती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही ब्रांड CM नहीं कहे जाते। उनका वचन ही शासन है। जो कहते हैं वो करके रहते हैं। तभी तो सुबह योगी ने गोली चलाने वालों को गोली से ही जवाब देने की बात कही। तो दिन छिपते ही उनकी पुलिस ने एक ऐसे इनामी सुपारी किलर को ढेर कर दिया जिसकी एक तस्वीर भी आज तक किसी के पास नहीं थी। पूर्वांचल और बड़े शातिर शूटर्स में बनारसी की गिनती होती थी। इस पर पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले बनारसी के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि योगी फोर्स की यह कार्रवाई क्यों बहुत बड़ी मानी जा रही है। देखिए, मारा गया बदमाश सुपारी लेकर हत्याएं करता था। वो इतना शातिर था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और ना ही किसी एक जगह पर टिक कर रहता था। हर बार वो अपराध करने के बाद अपना हुलिया बदल लेता था। इसी वजह से तो बनारसी का चेहरे की पहचान किसी को नहीं थी और ना ही उसकी एक तस्वीर तक किसी के पास थी। बनारसी यादव की एक खास आदत थी जिसके कारण वो बार बार पुलिस से बचकर निकल जा रहा था। वो अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं रखता था। इसी वजह से उसके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करना बेहद मुश्किल था। यही नहीं, वो हर बार वारदात को अंजाम देकर यूपी से बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में छिप जाता था। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? वहाँ से फिर यहाँ अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत, फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। योगी ने जो मैसेज अपने बयान से बुलेट विरोधियों तक पहुंचाया था वो इतना लाउड एंड क्लियर था कि उसके बाद जो कार्रवाई योगी फोर्स ने की उसकी तस्वीरें आपके सामने आ गई। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है बनारसी यादव। इसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ये 24 से भी ज्यादा संगीन मामलों में आरोपी था। लेकिन योगी फोर्स ने अब इस बनारसी को मणिकर्णिका घाट तक पहुंचा दिया है और इसी के साथ अंत हो गया 2 दशक से क्राइम की दुनिया में अपना दबदबा बनाए एक बड़े नाम का, गैंग नंबर 8 के सरगना का। बनारसी यादव की पूर्वांचल के बड़े और शातिर शूटरों में गिनती होती थी। इस पर 3 मर्डर और 5 से ज्यादा हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। लेकिन बीती रात योगी का मैसेज उनकी फोर्स तक ऐसा पहुंचा कि बनारसी का टिकट टू यमराज कट गया। हलचल की ये तस्वीरें उसी के बाद की हैं। धूप अंधेरा है, यूपी पुलिस के ढेरों जवान मौजूद हैं और बातचीत बनारसी यादव के एनकाउंटर को लेकर चल रही है। वहाँ से भागा, बाइक से चेज करती हुई फिर यहाँ से बनारसी यादव की बरियासनपुर रिंग रोड पर STF के साथ मुठभेड़ हुई। फायरिंग में बनारसी घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस पर पिछले साल 21 अगस्त को वाराणसी के रियल एस्टेट कारोबारी महेंद्र गौतम की हत्या का आरोप लगा था। बनारसी ने सुपारी लेकर किराए के शूटरों से महेंद्र गौतम को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। यह हत्या 50 करोड़ रुपए की जमीन विवाद से जुड़ी थी, जिसमें बनारसी को 5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी।
लेकिन फरार चल रहे बनारसी का सफाया खाकी वर्दी वालों ने योगी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही कर दिया। दरअसल बनारसी यादव अपना हुलिया बदलने में भी माहिर था, जिससे पुलिस इसे पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन बीती रात बरियासनपुर में हुई मुठभेड़ में अब बनारसी यादव ढेर हो चुका है। बनारसी के साथ ही छोटे अपराधी से खतरनाक इनामी बदमाश बनने तक की उसकी 23 साल लंबी कहानी भी खत्म हो गई। बनारसी यादव की क्राइम की पढ़ाई जेल में ही शुरू हुई थी। 2003 में चोरी के केस में उसे जेल हुई थी। जेल में रहते हुए ही बनारसी ने अपना नेटवर्क खड़ा किया। यूपी के साथ बाहर के गैंगस्टर के साथ संबंधों को मजबूत बनाया। जेल में ही उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधियों से हुई और जेल से छूटने के बाद बनारसी सुपारी किलर बन गया और सुपारी लेकर हत्याएं करने लगा। सुपारी किलर बनारसी यादव के ताबूत की अंतिम कील उस वक्त साबित हुई जब वाराणसी के कॉलोनाइजर महेंद्र सिंह गौतम की सुपारी लेकर चंद रुपए के लिए हत्या कर दी थी। बनारसी ने हत्या, लूट, जबरन वसूली जैसे संगीन अपराधों में हाथ आजमाए थे। उसका नाम सुनते ही लोग थरथर कांप उठते थे, क्योंकि अपराध की दुनिया में पैसों के लिए जान लेना उसका पेशा बन गया था। लेकिन इस पेशेवर अपराधी को योगी फोर्स ने गोली का जवाब गोली से देकर मणिकर्णिका भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक कालनेमी को योगी फोर्स ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया, जो था तो मुसलमान लेकिन हाथ में कलावा और भगवा धारण करके हिंदू इलाकों में भीख मांगता था। भविष्य बताने के नाम पर हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ करता था। मगर जैसे ही इस कालनेमी के सच का खुलासा हुआ, बहरूपीय एहसान का धर्म वाला धंधा चौपट हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ भीख मांगने के लिए एहसान मुस्लिम से हिंदू बना, या फिर इसके पीछे का मकसद कुछ और था? देखिए। हाथ में कलावा, भगवा पहनावा, मगर नाम एहसान यानी मुसलमान। लेकिन यही बहुरूपिया एहसान इसी तरह भेष बदलकर हिंदुओं की आंख में धूल झोंक रहा था। आरोप है कि खुद को हिंदू बताकर बहुरूपिया एहसान हिंदू इलाकों में भीख मांगता था, हाथ देकर हिंदू महिलाओं का भविष्य बताता था। इसके अलावा नंदी को अपने साथ लेकर घूमता था। आरोप यह है कि बीते कई दिनों से बहुरूपिया एहसान मुजफ्फरनगर के जरवड़ गांव में ऐसे ही भेष बदलकर भीख मांग रहा था। इसी बीच गांव के कुछ लोगों को बहुरूपिये एहसान पर शक हुआ, लिहाजा उसे दबोचा गया। पहले तो एहसान ने अपना नाम दीपू बताया, लेकिन जब गांव के लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। आधार कार्ड के जरिए एहसान की पहचान गांव के लोगों को पता चली। ऐसे में गांव वालों ने बहुरूपिये एहसान को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों को एक तरीके से धोखे में डाल करके कि हम हिंदू संत हैं या उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों से भिक्षा मांगना, दान मांगना, ये बिल्कुल एक गलत इनके द्वारा एक अपराध कारित है, जिसके संबंध में थाना ककरौली में FIR पंजीकृत की जा चुकी है और इनकी अरेस्टिंग भी की जा चुकी है और इनके जो अन्य साथी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हैरानी की बात ये, बहुरूपिये एहसान को बचाने के लिए एक मौलाना पुलिस थाने तक पहुंच गए। तो पहले छुड़वाने के लिए आ गए? क्या छुड़वाना आ गए? उन्होंने जुल्म कर दिया, कुछ रोटी मांग ली। अच्छा, तो जुल्म हो गया। वेश बदल कर रोटी मांग ली, जुल्म। वेश बदल कर, मैं कह रहा वेश बदल कर। क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत आ गई? यानी आप हिंदू नाम बनकर अब हिंदुओं का हिंदुस्तान में है नहीं क्या हम? हिंदुस्तान में ये ना आप कहिए ना कि मेरा नाम सलीम है और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर भिक्षा मांगने, आपको कोई रोका है इसके लिए? कोई नहीं रोका। लेकिन आप भगवा कपड़े पहनकर हिंदू नाम बताकर आप, आपका तो हिल्ला है यार, छोड़ो नहीं से। नाम भी है, क्या नाम है उसका? किसका? जिसको पकड़ा गया? मुझे नहीं पता। मौलाना साहब को तो आरोपी का नाम पता नहीं है, लेकिन उसे छुड़ाने आए हैं। और तो और मौलाना साहब को बहुरूपिये एहसान का गुनाह भी मामूली लगता है। बेशक अपनी पहचान छिपाकर नाम और भेष बदलकर भीख मांगना सरासर नाजायज है, मगर मौलाना जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस कैमरे के सामने सहानुभूति जुटाने में लगे हैं, बहुरूपिये एहसान के गुनाह को छिपाने लगे। तो ये आप गलत नहीं मानते? अरे बच्चा है, वो चला गया, कम दिमाग है। कितने लोग हैं? क्या है? ऐसे 8 बच्चे हैं। कहाँ है 8 बच्चे? 8 बच्चे जो इन लोगों किराए पर रहते हैं और अलग अलग जगहों पे हिंदुओं के गांव में जाकर वेश बदल कर ये जाता है। ये अकेला गया बस। इसके पीछे कौन है? कोई भी नहीं गया। भी रोटी वो मोबाइल पर तो किसी मौलवी से बात कर रहा रोटी है, रोटी है, इसके पीछे रोटी भूख और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, भूख और रोटी है। जांच में यह खुलासा हुआ कि बहुरूपिया एहसान एक गिरोह चलाता था, जिसमें 6 से 7 मुस्लिम युवक थे जो इसी तरह भेष बदलकर हिंदू इलाकों में
भीख मांगते थे, भविष्य बताने के नाम पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे। सवाल इस बात का है कि वो भीख मांगने के जरिए साथ ही साधु का वेश धारण कर अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को ना केवल गुमराह करता था बल्कि वो उनके हाथ देखता था। और सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि ऐसे कितने लोग हैं और किसके इशारे पर इस तरह से धंधे करते हैं। राजू राज, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। और अब हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर। अगर आपका बच्चा मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। वजह है गाजियाबाद में हुई वो घटना जिसने एक ही परिवार की 3 बेटियों की जिंदगी पर मौत का ग्रहण लगा दिया। वजह बना वो ऑनलाइन गेम जिसमें खेलने वाले को अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं। गाजियाबाद की इन 3 बेटियों को सुसाइड का टास्क मिला और उन्होंने उसे पूरा कर दिया। नतीजा, परिवार में अब कोहराम मचा हुआ। आई एम रियली सॉरी। सॉरी पापा। ये एक सुसाइड नोट है 3 नाबालिग बहनों का। 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी। 3 बहनें और तीनों ने आधी रात 2 बजे 9वीं मंजिल से कूदकर एक साथ जान दे दी। रात में 2 बजे के करीब मुझे एकदम से धप की आवाज आई, इतनी जोर की आई जैसे किसी ने कुछ फेंका है या कुछ गिरा है। 3 लोग थे। जब उस टाइम पे गिरा तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे हैं। मुझे लग रहा था कि कोई फैमिली, इकोनॉमिकल, आपको पता है आज के डेट में सुसाइड बढ़ गया है, तो मुझे लगा कोई फैमिली होगा। 112 पे कॉल किया, लोकल थाने को भी इन्फॉर्म किया, तो इमीडिएट रिएक्शन के साथ 2 थाने वाले भी पहुंच गए। तीनों नाबालिग बहनें एक साथ ही रहती थी, एक साथ खाना पीना करती थी, एक ही कमरे में रहती थी, एक साथ सोती थी, एक ही साथ उठती थी। सुसाइड से पहले भी तीनों एक अलग कमरे में सोई हुई थी। ये वही बिल्डिंग है, ये वही कमरा है जहां से तीनों बहनों ने मौत की छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। परिवार के लोग यहाँ पर अंदर दाखिल हुए तो ये खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के बाहर अगर आप देखें तो ये सीढ़ी लगी हुई थी। यही बताया जा रहा है कि इसी सीढ़ी से चढ़कर तीनों बहनें यहाँ से नीचे कूद गई। तकरीबन यहाँ से अगर आप देखें तो 70 से 80 फीट की ये पूरी की पूरी ऊंचाई है और यहीं से इसी सीढ़ियों की मदद से बहनें यहाँ पर चढ़ी और चढ़ने के बाद तीनों ने आत्महत्या कर ली। तीनों बहनों को मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी। तीनों कोरियन गेम खेलती थी। परिवार को भी पता था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस गेम के चक्कर में उनकी बेटियां सुसाइड तक कर लेंगी। तीनों बच्चियों का जो कमरा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो दीवारों पर लिखा है मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। इसके अलावा आई एम वेरी वेरी अलोन, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन। लड़कियों के फोन से 50 से 60 टास्क के सबूत मिले। लड़कियां गेम एडिक्टेड थी। खुदकुशी करने के लिए लड़कियों ने आधी रात को पहले खिड़की के पल्ले निकाले और नीचे छलांग लगा दी। इसमें अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित हो कि उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है। तीनों बहनें बीते 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। गेम की लत के चलते पिता ने कई बार उन्हें डांटा भी था, मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक तक लगा दी। लेकिन लड़कियां YouTube के नाम पर फोन चलाती थी और कोरियन गेम खेलती थी। कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन गेम है। इस गेम में पहले आसान टास्क दिए जाते हैं ताकि भरोसा बन जाए। धीरे धीरे टास्क बढ़ते जाते हैं। कई मामलों में बात ना मानने पर सामने वाला डराता भी है। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम के कारण भी कई बच्चों की जान गई थी, जिसके चलते भारत में 2017 ब्लू व्हेल गेम बैन कर दिया गया था। ब्लू व्हेल गेम 50 दिनों का था। इस गेम में गेमर रोजाना एक नया टास्क देता था। गाजियाबाद ही नहीं, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी गेम की लत के कारण 8वीं के छात्र ने जान दे दी। 14 साल के नाबालिग को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत, टाइम लिमिट पर टास्क पूरा करने का दबाव था। जो घटना बात सामने आई कि बच्चे द्वारा उसकी मदर द्वारा उसको डांटने पर से उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और अभी चूंकि
परिवार में शोक में उनके पूरे स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं, सभी के कथन नहीं हो पाए। इस कारण से अभी और स्पष्ट इसमें बात नहीं कही जा सकती किन कारणों से बच्चों द्वारा सुसाइड किया गया। मोबाइल पर ऐसे कई ऑनलाइन गेम हैं जो टास्क के नाम पर आपके बच्चों को ट्रैप कर रहे हैं और उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, लेकिन आपकी सावधानी आपके बच्चों की जान बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी जैसे जैसे प्रदेश से कानून की धज्जियां उड़ाने वालों का सफाया करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी लिस्ट में उनके खिलाफ जहर उगलने वालों के नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इस सूची में मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क का नाम भी शामिल हो गया है, जो न योगी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं, बल्कि संभल दंगों के लिए हिंदुओं को कसूरवार ठहरा रहे हैं। विचारधारा से हम मुत्तफिक नहीं और उसके खिलाफ हैं। यूपी में हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा कर रहे हैं। योगी जी बैठे हैं, कोई भी अगर दंगा करने का प्रयास करेगा तो उसको नंगा करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन दोनों तैयार है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। ये तानाशाही चल रही है, इसमें मतलब जमहूरियत नहीं है। तानाशाही चल रही है, जमहूरियत नहीं है। तानाशाही चल रही है, जमहूरियत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने वाले, जुबान से जहर उगल रहे इन मियां भाई का पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए। ये बड़े बर्क साहब हैं। इनका नाम है मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क। ये संभल हिंसा के आरोपी जियाउर रहमान बर्क के पिता हैं। इन्हें संभल फाइल्स खुल रही है तो बुरा लग रहा है, क्योंकि संभल के इतिहास के पन्ने जैसे जैसे योगी प्रशासन पलट रहा है, संभल में हिंदुओं के खिलाफ रची गई साजिशें बेनकाब हो रही। इसीलिए मौलाना सीएम योगी के खिलाफ जहर उगलने के एजेंडे पर जुट गए हैं। कह रहे हैं योगी की विचारधारा मुस्लिमों के खिलाफ है। सीएम योगी मुस्लिमों के हित में दिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। संभल में 1978 का दंगा मुस्लिमों ने नहीं, हिंदुओं ने कराया था। उनके वालिद शफीकुर रहमान बर्क और बेटे जियाउर रहमान बर्क किसी भी दंगे में शामिल नहीं थे। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि बर्क फैमिली संभल से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार नहीं है। 78 में भी मुसलमानों ने बलवा नहीं किया, मुसलमानों ने पहल नहीं की, बल्कि वहाँ पर एक गैर मुस्लिम अभी पता नहीं वो कौन शख्स था, आया और रात में और वो जामा मस्जिद के अंदर घुस गया, जिसने इमाम साहब को के वो धारदार चीज मारी, जिससे कि वो शहीद हो गए, वहाँ मर गए। संभल में 24 नवंबर को दंगों की आड़ में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था और यही वजह है कि योगी संभल के जीर्णोद्धार पर लगातार काम कर रहे हैं। तो ये बात अब बड़े वर्ग को हजम नहीं हो रही है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। योगी के यही तेवर मौलाना गैंग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में वो योगी पर नफरत पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। उनकी विचारधारा से हम मुत्तफिक नहीं और उसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो यूपी में हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा कर रहे हैं और चरम सीमा पर हिंदू मुस्लिम नफरत फैल गई है। देखा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता है प्रदेश के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव नहीं आता, न उनके खिलाफ कोई एक्शन किया जाता। बड़े वर्ग के जहन में योगी के लिए कितना जहर भरा था, उसका सबूत उनका ये बयान दे रहा है, जिसमें वो योगी पर देश की न्यायिक प्रणाली के आदेश को ताक पर रखकर मुसलमानों पर दबाव डालने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने न सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, न हाई कोर्ट का आदेश का पालन किया, बल्कि हाई कोर्ट का बयान है कि सरकार, यूपी सरकार हम पर नाजायज दबाव डालती है। अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है, और यह आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास डीरेगुलेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। साफ है, मौलाना जहां खुद के बेटे खुद की कौम को फंसता देख रहे हैं, वहां अपनी टोपी योगी सरकार के सिर रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। योगी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाने वाले मौलाना खुद इस रेस में सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बलूचिस्तान में BLA लड़ाकों के सामने मुनीर की फौज बेबस और असहाय हो चुकी है।
और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर। अब सवाल यह है कि क्या जल्दी ही पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? क्या मुनीर के हाथ से बलूचिस्तान फिसलने वाला है? आखिर क्यों बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान में घमासान मचा है? देखिए। बलूच ब्रिगेड के आगे मुनीर की फौज ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत भी घुटनों के बल आ चुकी है, जिसका सबूत पाकिस्तान की संसद में न सिर्फ दिखाई दिया बल्कि सुनाई भी दिया। ये ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ की खासियत ये है कि जैसे ही आसिफ मियाँ कैमरा देखते हैं उनकी जुबान फड़फड़ाने लगती है। बेझिझक आसिफ मियाँ उलझुलूल बयान देने लगते हैं। मगर जिस अंदाज में बलूचों ने पाकिस्तान को दहलाया, गोला बारूद बरसाया, उसके बाद से आसिफ मियाँ की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। दरअसल पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज में इतना दम नहीं कि वो बलूचों का सामना कर सके, बलूच ब्रिगेड के हथियारों के आगे टिक सके। बता दें कि पिछले 4 दिनों से BLA के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। यकीन मानिए इन हमलों को देख पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के होश उड़े हुए हैं और मुनीर तो अपने बिल में जा दुबका है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और फौज दोनों को कोस रही है। सरेआम मुनीर शहबाज के हवाई दावों की धज्जियां उड़ा रही है। जानते हैं क्यों? दरअसल मुनीर एंड कंपनी को पता भी नहीं चला और बलूच लड़ाकों ने 12 शहरों को धुआं कर दिया और अब तो वो वहां जा पहुंचे हैं जहां मुनीर ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। जिस तरह बलूच लड़ाकों ने आक्रामक तेवर अपना रखा है, जिस तरह वो हमले कर रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि अब बलूचिस्तान मुनीर के हाथ से फिसल चुका है। आशंका तो यहाँ तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है और बलूचिस्तान के तौर पर नया मुल्क बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर भीषण तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि बीते 2 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ईरान अमेरिका राउंड टेबल पर बात करेंगे, आपसी विवाद को शांत करेंगे, मगर इसी बीच अरब सागर में एक ऐसा बारूदी धमाका हुआ जिससे उठी चिंगारी किसी भी वक्त महाजंग में तब्दील हो सकती है, मिडिल ईस्ट को दहला सकती है। आखिर कैसे? देखिए। ये चिंगारी किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जंग भड़का सकती है। ये धमाका जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट को दहला सकता है और आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि किसी भी वक्त नीले समंदर में महायुद्ध का आगाज हो सकता है। अब तक ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग चल रही है, मगर इसी बीच ईरान ने हवाई हमला कर दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। मगर खलीफा अपने मकसद में कामयाब होता उससे पहले ही अरब सागर में US नेवी ने ईरानी ड्रोन को न सिर्फ ट्रैक किया बल्कि लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान के बारूदी उड़न दस्ते को तहस नहस कर दिया। ईरान की तरफ से किए गए इस हमले पर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत की तरफ बढ़ रहा था, लिहाजा US नेवी ने ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, फिर F-35 फाइटर जेट के जरिए ड्रोन को तबाह कर दिया। जानते हैं, ईरानी ड्रोन जिस अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक दिखाई दिया वो USS अब्राहम लिंकन था, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया था। लिहाजा ईरानी ड्रोन को खतरे के तौर पर देखा गया और उसे शॉट डाउन किया गया। मगर हैरानी की बात यह है कि इस हमले को तब अंजाम दिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तुर्की में इसी हफ्ते परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू होने वाली है। US आर्मी की माने तो जिस ड्रोन को अमेरिकी फाइटर जेट ने आसमान में धुआं किया वो शाहेद 139 था, जो कि सर्विलांस के साथ साथ अटैक भी कर सकता है। इसी बीच दावा ये भी किया जा रहा है कि ईरानी सेना चीन के याओगान और जिलिन सैटेलाइट से रियल टाइम लोकेशन इमेज और डेटा ले रही है, जिसके चलते उसका ड्रोन अब्राहम लिंकन के इतने करीब पहुंच पाया। यकीन मानिए, अगर ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि खलीफा के साथ चीन का आना सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती है। वो ऐसे कि ट्रंप वेनेजुएला की तरह ईरान को डरा धमका नहीं सकते, यानी ईरान जंग में अकेला नहीं है। ऐसे में अगर चीन ने हथियारों के साथ ईरान की मदद की तो फिर ट्रंप के लिए ईरान फतह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।